ज्ञान प्रोग्राम के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में आपका स्वागत है। हमारे बीच में सोनू सैनी सर हैं, जो रूसी भाषा और हिंदी भाषा में अनुवाद को लेकर के जो समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, उस पर बातचीत करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदी लिटरेचर को अगर हम देखें तो प्रगतिशील मूवमेंट न केवल हिंदी लिटरेचर बल्कि भारत की सभी भाषाओं में 1936 के बाद शुरू होता है और बल्क में बहुत सारी रचनाएं हमारे पास रूस से अनुवाद होकर के हिंदी में विभिन्न माध्यमों से हमारे पास साथ तक पहुंचती हैं। वो किताब के रूप में भी हैं, मैगजीन्स के रूप में भी आती हैं, समाचार पेपर्स में भी आती हैं। तो रूसी भाषा और हिंदी का संबंध बहुत पुराना है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आजाद भारत के बाद भी भारत और रूस के संबंध जिस तरह से आगे बढ़े, उसमें अनुवाद की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सबसे प्रमुख बात यह है कि 1956 में भारत और रूस के साथ एक डायलॉग होता है, जिसमें सांस्कृतिक बातों को लेकर के, विचारों को लेकर के आदान प्रदान की शुरुआत होती है। भारत से कई सारे विद्वान, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम मदन लाल मधु जी का आता है, जो यहाँ से रूस उस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत गए जिसमें सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान हो रहा था, और बाद में उन्होंने रूस में रह करके रूस के क्लासिक साहित्य का बहुत सारा अनुवाद हिंदी में किया और वो रूस में ही बस गए और वही रहने भी लगे। उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे प्रकाशकों की भी भूमिका रही। रादुगा प्रकाशन आपने देखा होगा, जो 1970-80 के दशक में बड़े हुए, उन लोगों ने रादुगा प्रकाशन की किताबें, मीर प्रकाशन की किताबें, प्रगति प्रकाशन की किताबें जो पढ़ी बहुत ही सस्ते दामों में। आप आज भी उन किताबों को खोज करके पढ़ेंगे तो आज का जो प्रकाशक है, आप देखेंगे 250, 400, 500 रुपए तो सामान्य किताबें शुरू हो रही हैं। लेकिन हार्ड बाउंड में ऐसी किताबें हमारे बीच में आई जो वैचारिक क्रांति के तहत हिंदी साहित्य को एक नई दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन संबंधों पर हमारे बीच में बातचीत करने के लिए सोनू सर हैं, और वो न केवल इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड पर बात करेंगे बल्कि उसके अनुवाद को लेकर के जो समस्याएं हैं कि हिंदी का पाठक किसी भी रूसी साहित्य को अनुवाद के माध्यम से कैसे एडॉप्ट कर रहा है और वो समाज में किस तरह से परिवर्तन की बात कर रहा है, उसके बाद जो साहित्यकार है वो परिवर्तन की कैसी बात कर रहा है, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे बीच में सर हैं। मैं सर को इनवाइट करता हूं कि सर आए और अपनी बात शुरू करें। थैंक यू सर। अच्छा। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद गंगा जी का और देवशंकर नवीन सर का, मलखान सर का और हमारे बाहर से आए मेहमानों का, जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, शुरुआत की है। मुझे लगता है कि अनुवाद, मैं कभी 2007 में एक कोर्स कर रहा था, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, भारतीय अनुवाद परिषद से। उस वक्त में प्रोफेसर पूरनचंद टंडन सर अक्सर कहा करते कि अनुवाद में अपार संभावनाएं हैं, और मैं समझ नहीं पाता था उसका मतलब क्या है। अपार संभावनाएं ठीक है, बट हैं कहाँ, दिखती कहाँ है? ये चीज मुझे, जब मैं वो कोर्स कर रहा था उस वक्त तो बस हमें बस ये इम्पोर्टेंट होता था कि क्लास की और उसके बाद बंगाली मार्केट में जाकर के चाट पकौड़ियां खाई दोस्तों के साथ में, वो मजा आया। मगर जो असली यात्रा शुरू हुई अनुवाद की, वो जब अनुवाद हमने करना शुरू किया तब समझ में आया। और तब ये समझ में आया कि जिस भी विशेषता में हम काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, अगर उसमें हम अनुवाद जोड़ देते हैं तो उसमें सही में बहुत सी संभावनाएं हैं। और मैं सिर्फ रूसी से हिंदी समस्याओं की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है और शायद सर भी सब अग्री होंगे कि प्रिंसिपल्स और जो सिद्धांत हैं बेसिकली वो सिमिलर टाइप है। वो ऐसा नहीं है कि आप अनुवाद कर रहे हैं रूसी से हिंदी तो उसमें कुछ अलग प्रिंसिपल्स होंगे और अंग्रेजी से हिंदी कर रहे हैं तो उसमें अलग प्रिंसिपल्स होंगे। बहुत सी चीजें आपको अभी हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी चीजें हैं, कि किस तरह से आप जो समस्या किसी भी विदेशी भाषा से
अपनी मातृभाषा में करते समय आती है, वही समस्याएं दूसरे लोगों के सामने भी आती है। आप में से बस मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा, आप लोगों से कितने लोग हैं जो अनुवाद ऑलरेडी करते हैं अभी, कोई भी साहित्यिक रचना का या कोई भी प्रोफेशनल ट्रांसलेशन आप करते हैं? आप करते हैं, ऑफ कोर्स आप तो करते हैं। ओके, बाकी सब लोग क्या यहाँ पर एमए और पीएचडी के छात्र हैं? ओके, और भी कुछ बाहर से भी लोग हैं ऐसे जो यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं बट कोर्स में पार्टिसिपेट करने आए? चलिए, अच्छी बात है। तो जस्ट क्विकली आपको जस्ट वो बताना चाहता हूँ कि छोटी जो हमारी कुछ कोशिशें रही हैं, जो भी अभी अब तक हमने अनुवाद किया है, ये इसलिए नहीं कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बेसिकली इसलिए ताकि आपको ये आइडिया मिल सके कि कहाँ पर आप अपने आप को फील कर सकते हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने कुछ रचनाओं का, साहित्यिक रचनाओं का अंग्रेजी से रूसी में अनुवाद किया और कुछ रचनाओं का रूसी से हिंदी में अनुवाद किया। तो ये कुछ किताबें हैं, ये सारी पोइट्री की हैं। इससे पहले प्रोज था, अभी ये पोइट्री है, जिसमें इरशाद कामिल जी, तजिंदर सिंह लूथरा जी, जोशी जी और माधव कौशिक जी, इनकी किताबें हैं। फिर वंशी महेश्वरी, अन्नाभाऊ साठे, इनकी किताबें, और बहुत ही अच्छी अच्छी अभी एक खबर ये भी आई है कि जो ये 5 किताबें अनुदित हुई है, जिसमें इरशाद कामिल, तजिंदर सिंह लूथरा, जोशी जी, कौशिक जी और एक और है, एक और कोई किताब है, मुझे याद नहीं आ रही। तो उन 5 किताबों को मिला करके एक एंथोलॉजी बनाई जा रही है, ऑलरेडी अनुदित हो चुका है, रूसी से तातार भाषा में अनुवाद। अभी जिसमें उसको ईमेल को खोल ही रहा था कि उन्होंने वो मैन्युस्क्रिप्ट भेजी है कि रूसी, यहाँ से हम भारत से रूस में ले गए उसको रूसी भाषा में, और वहां से वो तातार भाषा में अनुदित हो गई। तो कोशिशें हमारी ये रहती हैं कि हम जो भी दूसरी भाषा है, चाहे वो अंग्रेजी हो या विदेशी भाषा हो, उससे ही अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं, मगर साथ के साथ अपनी मातृभाषा से विदेशी भाषा में भी ले जाने की कोशिश करें ताकि अपने यहाँ की बात भी बाहर जा सके। तो ये कुछ और किताबें हैं। फिर ये कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं, एक डिक्शनरी है और एक कॉफी टेबल बुक है, और ये एनबीटी से पब्लिश्ड किताबें हैं। इसमें से कई किताबों का अनुवाद देवशंकर नवीन सर ने किया है। सर, मुझे बड़ा खुशी हुई जब मैं भी कुछ महीनों पहले एनबीटी में बैठ करके इन पे काम कर रहा था, तो पता चला कि नवीन सर ने इनको अनुदित किया है, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। तो उसको हमने फिर रूसी में अनुदित किया, हिंदी से रूसी और अंग्रेजी से रूसी। तो 10 किताबें और छोटी छोटी किताबें हैं बच्चों की, वो उसमें पब्लिश हुई। और अनुवाद करते करते मैंने ये भी पाया कि जब हम अनुवाद करते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि अगर अनुवादक खुद से लेखक या कवि ना हो तो उसको अनुवाद करना बहुत अच्छे से नहीं आ पाएगा, ऐसे कहा जाता है। बट फिर भी ये था कि कोशिश हम पहले भी करते थे लिखने की कुछ। तो एक पोएम की बुक, मतलब एक कलेक्शन ऑफ 31 पोएट्रीज पोएम्स, जो मैंने अभी रिसेंटली 2024 में लिख करके पब्लिश की। तो फीलिंग यही आई कि हाँ, अगर जितना हम खुद से भी लिखते हैं उतना बेहतर रहेगा। और आई एम श्योर कि एक समस्या एक और भी आती है कि जब हम अनुवाद करते हैं तो सिर्फ अनुवाद पर ही फोकस करते हैं, मूल रचना पर या और अपना जो साहित्य है उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करते। आप में से कितने लोग हैं जो सिलेबस के बाहर, मतलब सिलेबस वाला जो साहित्य वो तो हम पढ़ते ही हैं, बट सिलेबस के बाहर भी कोई नॉवल, कोई कहानी पढ़ते हैं? चलिए, बहुत लोग हैं, इसका मतलब ये अच्छे। अगर हम अपने विभाग में बात करते हो तो वहां शायद 1-2 हाथ उठते हैं इस तरह से सवाल पर। तो समस्या यही होती है कि हम मूल रचना या अपने साहित्य को बहुत ज्यादा इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो जिसकी वजह से अनुवाद करने में और भी चीजें सामने आती हैं। एक और चीज है कि मेरा थोड़ा सा टेक्निक में भी कोशिश की। मैंने कभी एमबीए किया था आईटी में, तो और जो भी नॉलेज या जो भी गेन की, तो कोशिश ये कि अनुवाद या जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको हम तकनीक के साथ में कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे कुछ हमने 3 एप्लीकेशन, 3 मोबाइल ऐप डेवलप की। उसमें एक हमारे साथी इजराइल से थे, जो मरियाना से मैं बात कर रहा था, एक हमारे साथी हैं इजराइल में, उनके साथ मिल करके हमने ये ऐप डेवलप की अनुवाद पर, जिसमें हमने जो जोशिन्का को अनुवाद किया था उसकी 92 स्टोरीज अनुवाद की थी, उसको हमने ऐप में डेवलप किया ताकि जो भी लोग उसे सिर्फ सुनना और पढ़ना भी चाहते हो और सुनना भी चाहते हो या वॉक करते हुए सुनना चाहते हैं, तो वो ऐप डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट उस कहानी का लुत्फ उठा सकते हैं।
तो इस तरह की भी कोशिशें हो सकती हैं कि बहुत सी चीजें अनुवाद तो होता है, ऑफ कोर्स, लाइक हार्ड कॉपी जो किताब है वो उसकी लिमिटेड, उसकी बस कहीं की एक लिमिटेड रीच होती है, या तो वो लाइब्रेरी में या फिर कुछ दुकानों पर, दुकान पे 1 से 2 साल 3 साल, उसके बाद में अक्सर वो दिखाई नहीं देती। तो बट ऐप डेवलप करने से अब उसकी लाइफ हमेशा के लिए होगी, तो कोई भी उसे डाउनलोड करके और उस जो कहानियों को पढ़ सकता है। एक और इसमें हमने कोशिश की जो तकनीक के बेस पर ही इसमें साउंड डालने की, जिसको अब तकनीक के बेस में बहुत अच्छा साउंड नहीं है, ये ऑटोमेटेड है। तो अब इसको हमने ई बुक में भी, ई बुक में मतलब कि जो ह्यूमन वॉइस में भी अब इसको यूज करो, रिकॉर्ड कर लिया है, और अब इसी ऐप पर वो ह्यूमन वॉइस में भी अवेलेबल होगी। तो ये बेसिकली दिखाने का ये तात्पर्य है कि आप कोशिश ये करें, जो भी आप कर रहे हो वो तो है ही है, इसके अलावा आप और कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी फील्ड को, और कौन सी जगह पर इनोवेट कर सकते हैं अपनी चीजों में। और ये सारी चीजें अभी तक इंडिया में रूसी भाग की बात करूं अगर, तो रूसी क्षेत्र में करीब 50 यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे रूसी पढ़ाई जाती है, तो वहां पर अभी तक इस तरह की कोई चीज हुई नहीं है। अब एक छोटे से काम के साथ शुरुआत करते हैं। कहते हैं बिना काम के कुछ नहीं मिलता, और अक्सर मुझे हालांकि लग रहा था कि जैसे लंच के बाद नींद को रोकना और चाय के बाद बच्चों को रोकना बड़ा मुश्किल है, बट मुझे लगता है वापस सब बच्चे ऑलमोस्ट आ ही गए, सभी लोग अब तो आ ही चुके हैं। तो चलिए एक छोटा सा काम करते हैं, इस वाक्य को अनुवाद करते हैं, इस वाक्य का अनुवाद करते हैं अंग्रेजी भाषा में। आपके सामने सेंटेंस है, आपके पास में नोटबुक भी है, तो क्विकली इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। हरिलाल सिंह बल्लीमारा की गलियों में दिन रात भटकते रहते थे और अपने मोबाइल पर शोले देखते रहते थे। हरिलाल सिंह बल्लीमारान की गलियों में दिन रात भटकते रहते थे और अपने मोबाइल पर शोले देखते रहते थे। इसको आप अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, दैट मीन्स आपका जो रीडर है वो अंग्रेजी भाषा जानता है, वो हिंदी नहीं जानता है। जो भी कर ले हाथ ऊपर उठा लीजिएगा। बल्लीमारा तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो पूछ लीजिएगा। बल्लीमारा चांदनी चौक में एक क्षेत्र है, एक जगह है, जैसे पीली कोठी है, चांदनी चौक में और भी कई ऐसे, पराठे वाली गली है, ऐसे ही बल्लीमारा भी एक गली है। हाँ, बहुत सस्ता चश्मा मिलता है वहां पर। जो चश्मा आप दुकानों पर 1,500-2 हजार रुपए का लेंगे, वो वहां 300-400 रुपए का मिल जाता है। मगर यह है कि वहां जाने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, और ऑफ कोर्स अगर थोड़ा बहुत कोई साथ में नहीं है तो गुम होने का भी चांसेस होते हैं। डन? ओके, आप अपना वर्जन बताएंगे। ओके, और कोई वर्जन? गुड। In the alleys of Ballimara, while watching Sholay in his phone. Skip day and night. All right, good. Any other version? बाकी लोग अभी सोच रहे हैं या ऑल द टाइम करती हूँ। ऑल द टाइम करती है। ओके, गुड। और कोई डिफरेंस किसने? लेंस, ग्रेट, ओके। It's fine, like kept watching or used to watch, a similar thing, like he was continuously watching Sholay on his phone. Okay, used to keep watching, that's okay. Any other version? कोई डिफरेंट किसी का आ रहा हो, कुछ किसी ने दूसरे तरीके से कोशिश की? कीप वॉचिंग शोले। अच्छा, एक बात बताइए, आपका रीडर कौन है?
मैंने बताया था रीडर आपका सिर्फ इंग्लिश जानता है, दैट मीन्स अ पर्सन फ्रॉम एनी कंट्री हु डजंट नो हिंदी, हु नोज ओनली इंग्लिश। क्या उसे बल्ली मारा पता होगा? क्या उसे शोले पता होगा? That is the responsibility of the translator to add these cultural aspects in the translation so that they can understand what बल्ली मारान is. Even हमारे यहाँ पर भी बल्ली मारा कई लोग नहीं जानते, इसलिए मैंने पूछा स्पेशली कि what is बल्ली मारान। तो this is one of the versions। और एक और चीज आप शायद मिस कर गए, that you all said हरीलाल सिंह, whereas you just ignored देखते रहते थे। That means a person has some respect or person is some kind of कुछ भी उसका context के accordingly उसका कोई respect है, जिसकी वजह से we have to add some Mr. और जो भी एक टाइटल हम ऐड करते हैं जहां पर हम ऑफिशियली या कोई मतलब इसमें ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, वर्जन्स अलग अलग हो सकते हैं, बट जनरली वी कैन ऐड मिस्टर हरीलाल सिंह। बट इट्स गुड लाइक किसी ने ग्रीन रेड लॉयन नहीं किया, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस वन, बट ऑफ कोर्स लाइक अगर कुछ मशीन ट्रांसलेशन होते हैं वो ऐसा कर सकता है। So used to wander on the streets of Ballimaran, that is in bracket we have to give, or in footnotes we have to give these cultural aspects so that कि जो भी रीडर है उसको ये समझ आए कि चांदनी चौक, कि ये चांदनी चौक दिल्ली के अंदर कोई स्पेस कोई प्लेस किसी जगह की बात हो रही है। डेज एंड नाइट फाइन, वॉच द क्लासिक इंडियन फिल्म शोले। अनुवाद, जैसे मैं सर का भी अनुवाद कई बार मैंने पढ़ा, तो अनुवाद मैंने कई चीजों में देखा है कि कुछ लोगों का अनुवाद इतना अच्छा रहता है कि वो कहिए कि शब्द पर नहीं टिकते हैं। अगर हम शब्द पर रहते हैं, जैसे अक्सर अभी जो फर्स्ट ड्राफ्ट आया, इट्स टोटली नॉर्मल, मैं भी अगर शुरुआत में करता तो ऐसे ही अनुवाद करता। जब तक कि हम इसको डिस्कस ना करें, जब तक कि हम इस पर बात ना करें, तब तक हम ये चीजें एड ऑन नहीं कर सकते हैं। तो चांदनी चौक और इंडियन फिल्म शोले, आप वर्ड पर ना रह करके आप उसके भाव पर जाइए, ये देखिए कि भाव कैसा दिया गया है। इसलिए कई बार आपने शायद, अब आजकल ओटीटी का जमाना भी है, तो कई कोरियन शोज जो हैं बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, स्क्विड गेम्स और ये सब, आप उसका अनुवाद देखिए। मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि उसके जो टाइटल्स हैं इंग्लिश में वो ऑन कर दूं और साथ में मैं हिंदी में देखता रहूं। आप देखेंगे कि बहुत सारे सेंटेंसेस वो उससे मेल ही नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाते? और फिर भी आपको अच्छा लग रहा है। मगर ऐसे कई शोज और ऐसे कई फिल्म्स भी हैं जहां पर आप देखेंगे अरे क्या ये मजा नहीं आ रहा है, और चैनल चेंज कर देंगे आप। जैसे उसमें होगा, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, एक आज के जमाने की फिल्म है और उसको कह रहे हैं मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, आ जाइएगा। आपको धीरे धीरे लगेगा कि ये थोड़ा उबाऊ हो रहा है, मतलब नेचुरल नहीं है, कुछ भी मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। कई होता है जिसे हम सस्ता अनुवाद कहते हैं, अक्सर कई बार बजट कम होता है या कोई गलत अनुवाद चुन लिया जाता है, अनुवादक को चुन लिया जाता है, तो इस तरह के अनुवाद अक्सर देखने को मिलते हैं। तो ये जो चीज है कि आप शब्दों पर न रह करके भाव पर भी ध्यान दीजिए कि भाव बेसिकली आपका जो रीडर है उसको आप कितना आप वो कन्वे कर पा रहे हैं। एक छोटा सा एस्पेक्ट है कल्चरल में ही, ट्रांसलिटरेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। जानते हैं इसके बारे में? क्या जानते हैं? अच्छा चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। मैं नामों, हम यहाँ पर स्पेशली नामों की बात कर रहे हैं कि जैसे ट्रांसलिटरेशन में क्या होता है, ग्राफीम्स, दैट मींस जो स्पेलिंग होती है उसके बेस पर नाम को लिखा जाता है। जैसे कि इंग्लिश में लिखा है चेखोव, तो वो चेखोव हिंदी में भी आ गया। उसमें ग्राफीम्स का यूज हुआ कि चे है तो चे, खो है तो खो, व है तो व। बट ये जो फॉर्मूला था, ये जो तरीका था, ये तब पॉपुलर था जब मदनलाल मधु जी और भीष्म साहनी जी और भी बहुत से बड़े बड़े अनुवादक जब रूस गए, तो उन्होंने अधिकतर जो शुरुआत के करीब 20 साल तक जो अनुवाद किए वो अंग्रेजी से किए, क्योंकि भाषा उस वक्त में उनको नहीं आती थी। अनुवादक यहाँ थे तो अंग्रेजी से वो अनुवाद करते थे। तो उस वक्त में चेखोव और टॉल्स्टॉय, इस तरह के नामों का प्रचलन हुआ।
जब धीरे धीरे रूसी सीखी और देखा कि रूसी में वो नाम बिल्कुल गलत है, मतलब रूसी में वो नाम नहीं है, तो ट्रांसक्रिप्शन बेस पर जो नाम होता है वो फोनेम्स पर बेस होता है, दैट मीन्स प्रोनाउंसिएशन पर। और हिंदी में अक्सर हम कोशिश यही करते हैं कि जैसा सुनते हैं वैसा ही लिखते हैं। अगर आप कोई नाम अनुवाद कर रहे हैं और आपको कोई नाम समझ नहीं आ रहा है इसको इंग्लिश में जैसे लिखा हुआ है, तो आप अक्सर कोशिश करते हैं उसको सुनने की या किसी भी तरीके से उसको जानने की, प्रोनाउंस कैसे होता है, इसका उच्चारण कैसे होता है। तो चेखव उसमें ये नाम है। तो ट्रांसलिटरेशन अब धीरे धीरे एक ये मूवमेंट देखने को मिला है कि लोग जो ये जो एस्पेक्ट है ट्रांसलिटरेशन वाला, इसको हटा करके ट्रांसक्रिप्शन की तरफ मुड़ना शुरू हुए हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे गोगोल है, गोगोल कोई इंसान नहीं है वहां पर, या और मैं एक बात करूं, एक और अभी नाम आएगा, चलिए वो मैं तब बताता हूं जब आएगा। तो गोगोल कोई शब्द नहीं है, वो गोगल है। पुष्किन शब्द नहीं है, पुष्किन नाम नहीं है, पुष्किन है उसका जो नाम। क्योंकि रूसी में क्या होता है कि एक बलाघात होता है, स्ट्रेस लगा होता है, जिससे पता चलता है कि उसका नाम सही रूप से क्या है। अभी भी होता है ना, अगर आपको कोई गलत नाम से पुकार रहा होता है, जैसे मुझे अक्सर रूस में सनू सनू कहते हैं, तो मैं अक्सर उनको कहता हूँ इट्स नॉट सनू, इट्स सोनू। तो सही जो नाम है वो ये है। हम तो करेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग अभी जिंदा हैं, बट बेचारे जो चले गए हैं वो सोचे उनके ऊपर क्या बीतती होगी जब उनको कोई, ठीक है, वो अंडरस्टूड है कि शुरुआत में क्योंकि अंग्रेजी से नाम हमारे पास में आए तो उस तरह से पॉपुलर हुए और आज पूरे भारत में उसी नाम से जाना जाता है। आज अगर हम कई बार चेखव लिखते हैं तो कई लोग आ जाते हैं, कहते हैं ये तुमने गलत लिखा है, चेखव चेखोव है। तो खैर ये भी एक दुविधा है। ऐसे जोशिन का इस तरह के नाम हैं, और भी कई नाम हैं। मॉस्को, मॉस्को भी हिंदी में अंग्रेजी से आया, क्योंकि अधिकतर जो चीजें हमारे पास में अंग्रेजी से आई अनुवाद होते हुए। मॉस्को का जो नाम है वो है मस्कवा। मस्कवा उसका सही नाम है। मैं खैर नहीं मैं इस पर ढूंढ नहीं पाया कि मॉस और काओ क्यों वैसे अंग्रेजी में मस्कवा को मॉस्काओ क्यों कर दिया। अगर देखा जाए तो मॉस्को क्यों कर दिया, उसका रीजन नहीं समझ में आया। बिल्कुल वैसे ही है जैसे अरस्तु को अरिस्टोटलीस को अरस्तु कर दिया गया, जिसमें हो सकता है जो भी शुरुआत जिसने अनुवाद किया हो उसने किसी अपना कोई लॉजिक लगाया हो। तो अब बात यह है कि जो रूसी सरकार भी है वो भी अब हर बोर्ड्स पर मैंने कई रास्तों में देखे, करीब 200-250 बोर्ड्स में देख चुका हूं जहां पर वो मॉस्को को मस्कवा अंग्रेजी में लैटिन स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं। तो ये कुछ उसके स्लाइड्स हैं। एक बढ़िया सा नाम है, क्या पढ़ेंगे आप इसको? निकिता ख्रुश्चेव। अब आप जाइएगा रूस में और बोलिएगा मुझे निकिता ख्रुश्चेव की किताब चाहिए, तो आधे से ज्यादा लोग शायद आपको ना समझ पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसा कोई इंसान ही नहीं है। जो उसका नाम है वो ख्रुश्चोफ है, और रीजन इज कि जो अंग्रेजी में जो SH और CH का जो कॉम्बिनेशन है वो रूसी का जो ये शब्द है श विद टेल, इसके लिए SH और CH का कॉम्बिनेशन बनाया गया। तो इसकी वजह से वो जब हिंदी में आया तो वहां पर वो नेचुरली है च बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हम भी उसी तरीके से उसको लिखते हैं। तो ख्रुश्चोव नाम है। एक और ट्रांसलेशन आपके लिए। तो आपका अगला सवाल है दिस, इसको भी आप ट्रांसलेट करेंगे। अब इसको करेंगे आप अंग्रेजी से हिंदी। एक छोटा सेंटेंस है, व्हाइल टॉल्स्टॉय वाज राइटिंग वॉर एंड पीस ही फेस्ड अ डायलेमा, शुड ही टॉक टू गांधी अबाउट इट और नॉट। हिंदी, अब हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी रीडर है। हिंदी रीडर है जो अंग्रेजी नहीं जानता है, हम ये मानकर चलते हैं, या रूसी नहीं जानता है, अंग्रेजी नहीं जानता है। While Tolstoy was writing War and Peace, he faced a dilemma: should he talk to Gandhi about it or not?
ओके, गुड। आप अपना वर्जन बताइए, फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। जी जी, हो चुका है। युद्ध और शांति है। वो पॉपुलर है, बिल्कुल पॉपुलर है। वो अनुवादक की गलती है कि उसने पीस लिख दिया, एक्चुअली वो वर्ल्ड ही है, क्योंकि इस शब्द के दो मतलब हैं और इसी वजह से ये पॉपुलर हुआ। आज अगर आप वॉर एंड वर्ल्ड कहेंगे तो आपको कहेंगे कि ये गलत बोल रहे हो, जैसे नामों को लेकर के है। तो खैर, ठाकुर हैं वो तो खैर चलिए, अंग्रेजों ने उसको टैगोर कर दिया। अभी यहाँ पर आपके पास वॉर एंड वाइना मीर नहीं है, यहाँ पर आपके पास देखिए सोर्स टेक्स्ट आपका अंग्रेजी है, वॉर एंड पीस, तो आपको इसी के अकॉर्डिंगली लिखना है। यहाँ वर्ल्ड नहीं लिख सकते हैं, भले ही वो आपके जानकारी में है, बट आप जो सोर्स लैंग्वेज है पहले उसी से कोशिश करेंगे, फिर इसके बाद अलग ऑफ कोर्स रिसर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। और कोई वर्जन कोशिश करके देखिए। While Tolstoy was writing War and Peace, he faced a dilemma: should he talk to Gandhi about it or not? Yeah. War and Peace को लेकर मैं टॉल्स्टॉय के सामने ये क्या उसे महात्मा गांधी से बात करनी चाहिए? Okay, great. Next. जब टॉल्स्टॉय वॉर एंड पीस पुस्तक लिख रहे थे तब उन्होंने एक दुविधा का सामना किया, क्या उन्हें गांधी से बात करनी चाहिए या नहीं? ओके, ठीक है। और कोई वर्जन इधर से कोई? चलिए ठीक है, देखते हैं। अक्सर जो लिटरल ट्रांसलेशन आएगा वो इस तरह का आएगा। जब टॉल्स्टॉय युद्ध और शांति लिख रहे थे तब वे दुविधा में थे कि गांधी से इस बारे में बात करें या नहीं। अब यहां पर कुछ लोगों ने वॉर एंड पीस को वॉर एंड पीस ही रखा। इसका अर्थ यह है कि आपके पास में अभी तक, जैसे मैडम ने कहा कि अनुवाद अगर हो चुका है और वो पॉपुलर है तो हमें वही टाइटल लिखना चाहिए, क्योंकि वॉर एंड पीस अगर आप हिंदी में लिख देते हैं वॉर एंड पीस, तो वो समझ नहीं पाएगा हिंदी का पाठक वो कौन सा, वो पीस ब्रेड वाला पीस है या कौन सा पीस है, तो वहां एक दुविधा ये आ सकती है। तो इसलिए अगर अनुवादक के पास में कोई इस तरह का नाम आता है वर्क का, किसी भी उपन्यास का, किसी भी रचना का, तो कोशिश कर लेनी चाहिए। आज के समय में, पहले तो बड़ी मुश्किल होती थी कि लाइब्रेरी में जाकर के ढूंढना होता था, मगर अब बड़ा आसान है कि उसको आप गूगल करिए और दिख जाता है कि वो इस भाषा में अवेलेबल है कि नहीं। तो वहां पर हम युद्ध शांति लिखेंगे। अब एक मुझे बहुत अच्छी बात थी, आपने कहा गांधी जी और आपने कहा महात्मा गांधी। हम गांधी नहीं लिख सकते हैं अंग्रेजी में, जैसे गांधी लिखा हुआ है तो गांधी हमारे लिए गांधी नहीं है, वो गाते हैं तो गांधी जी हैं, बापू हैं या महात्मा गांधी हैं, उनको अक्सर हम इस तरह से लिखते हैं। बोलने में भले ही कई बार आप गांधी बोल देते हो, मगर जब आप फॉर्मल कुछ ऐसा लिख रहे हैं तो वहां पर आपको जो आपकी लक्ष्य भाषा है उसके हिसाब से सांस्कृतिक जो परिवेश है उसमें आकर के इसको लिखना पड़ेगा। और इस तरह से एक और चीज यहां पर ऐड कर सकते थे जो शायद आप लोग पिछले वाले एग्जाम्पल से भूल गए, कि रूसी लेखक, क्योंकि टॉल्स्टॉय को हर कोई तो नहीं जानता है ना, ठीक है, भले आप लोग जानते हैं, मगर एक गांव में कोई आपकी कहानी को या अनुवाद को पढ़ रहा है तो वो तो नहीं जानेगा कि कौन है टॉल्स्टॉय या टॉल्स्टॉय कौन है। तो वहां पर अगर आप ऐड करते हैं रूसी लेखक तो एकदम से क्लियर हो जाएगा कि ये अच्छा, ये सांस्कृतिक परिवेश इन्होंने दे दिया है कि रूसी लेखक टॉल्स्टॉय युद्ध और शांति नामक उपन्यास लिख रहे थे। अब ये क्या है, उपन्यास है, कहानी है, क्या चीज है, ये आपको इसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। जो भी वर्क है, युद्ध और शांति कहने से खाली काम नहीं चले, शायद किसी ने कहा भी इसके बारे में। तो नामक उपन्यास लिख रहे थे तो दुविधा में थे कि वो इस बारे में गांधी जी से बात करें या नहीं, या महात्मा गांधी से बात करें या नहीं।
अब मैं कुछ समय पहले मैं ये गरीब लोग फ्योदोर दस्तयेव्स्की का नॉवल है ये पढ़ रहा था। आप लोगों ने पढ़ा है किसी ने फ्योदोर दस्तयेव्स्की गरीब लोग? कुछ हिस्सा पढ़ा है, ओके। ये छोटा सा एक परिचय इसका दे देता हूँ। ये जो नॉवल है दस्तयेव्स्की ने लिखा था इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, कि वो एक प्रेमी और उसकी प्रेमिका के बीच में लेटर्स एक्सचेंज हो रहे हैं और बड़े ही गरीब हालात में गुजर रहे हैं और कैसे वो गुजारा कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो इसके बारे में ये पूरा नॉवल है। अब यहाँ पर जब मैं इस अनुवाद को पढ़ रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा कि किसने कौन अनुवादक है, क्योंकि बड़े सीनियर अनुवादक हैं, बट ठीक है, वो हम लोग कहते हैं कि गलतियों से हम सीखते हैं, तो किसी और की गलतियों से भी सीखते हैं, खुद की गलतियों से तो सीखते ही हैं, बट किसी और की गलतियों से भी सीखते हैं। अब मैंने जो सबसे पहले देखा कि वो अपनी प्रेमिका को लिख रहे हैं, और यहां देखेंगे अगर प्रेमिका को लिख रहे हैं, हाँ माँ मेरी प्यारी, आज मेरा दिन बहुत खराब निकला, मतलब अपने बारे में जैसे अक्सर लेटर्स में लिखते थे कि आज मेरा ये किया, आज मैंने वो किया, जो आजकल आप व्हाट्सएप पर या फोन पर करते हैं कि मेरे बाबू सोना ने क्या खाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हाँ ये खाया, खाना खा लिया, हाँ खा लिया, क्या खाया, भिंडी की सब्जी खाई, अच्छा साथ में सैलेड थी कि नहीं थी। तो यही चीजें यहाँ पर भी हैं। ये चीजें बहुत पुरानी हैं, पुराने समय से चलती आ रही हैं कि एक प्रेमी प्रेमिका से क्या बात करेगा। यही जब आप बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं तो ऑफ कोर्स आप दिनचर्या डिस्कस करने लगते हैं या अपने साथ घटी कोई भी घटना डिस्कस करते हैं। तो खैर ये भी ऐसा है। अब मैंने जब ये देखा, हाँ माँ मेरी प्यारी, मैं समझ नहीं पाया कि वो अपनी प्रेमिका को माँ क्यों बुला रहा है। वो समझ में आता, वो सोना बाबू बच्चा वो समझ में आता, बट यहाँ पर वो माँ बुला रहा है। तो अब मैं इसके लिए फिर मैंने सोचा कि चलिए अब ओरिजिनल पर जाए। तो ओरिजिनल पर जब गया तो देखा जो शब्द था वो मातचका शब्द था, जो कि काफी सिमिलर है मातुश्का से। एक शब्द है मातचका और एक है मातुश्का। मातुश्का का मतलब माँ है, माँ को प्यार से कहते हैं मातुश्का। और मातचका का जो शब्द है वो दस्तयेव्स्की भाई साहब ने खुद ही बनाया था। वो खुद ही बनाया था, उसका मतलब यही था कि मेरी प्रियतमा, डार्लिंग, वो उसका अर्थ था। तो यहां पर अनुवादक ने क्या हुआ कि जैसे अक्सर हो जाता है कि भाई जल्दी कर रहे हैं अनुवाद, टाइम कम है और देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया और लॉजिक नहीं लगाया कि कोई प्रेमिका को कैसे माँ कह सकता है। हम तो नहीं कहते, हिंदी में नहीं कहते हैं अक्सर, तो वो अलग चीज है कि कोई और कह दे ये तो लड़की उसकी माँ बन गई है तो वो अलग चीज है, बट साहित्य में इस तरह का नहीं मिलता है। तो जब मैंने देखा तो ये पता चला कि ये एक त्रुटि ऐसी रह गई, जो जब अनुवादक से भी डिस्कस किया तो उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया, हाँ ये चीज हो सकती है। और गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि जो भी अनुवाद कर रहा है किसी और से गलतियां नहीं होंगी। अब इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल मिले, जी मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आपके सामने भी ये चीजें आ सकती हैं कभी ट्रांसलेट करते हुए में। जैसे एक सच्चे दोस्त और एक सगे भाई की तरह, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। एक सच्चे दोस्त और वो प्रेमिका को कह रहा है कि मैं मतलब आपसे ऐसे सच्चे दोस्त और भाई की तरह, तो वहां पर भी इस तरह की त्रुटियां थी। अब मुझे इजाजत दीजिए, मेरी बच्ची आपने लिखा है कि उधार नहीं लेना चाहिए, वो गरीब हैं उधार ले रहे हैं इधर से उधर से, उसके बारे में बात कर। तो यहाँ मेरी बच्ची रूसी में तो लिखा हुआ है, बट आप हिंदी में मेरी बच्ची अक्सर नहीं कहते हैं, क्या कह सकते हैं उसकी जगह? मेरी जान, बिल्कुल, जाने मन, मेरी जान, मेरे सोना, ऐसे आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं कंटेक्स्ट के हिसाब से। अब ऐसे जैसे कि आप जानते हैं मुहावरों और लोकोक्तियों का एक बहुत बड़ा रोल होता है अनुवाद करने में। अब यहां देखिए उन्होंने अनुवाद किया, उसके कंधे पर चेहरा नहीं था, क्योंकि रूसी में ऐसा ही है, उनिवो निबलालित्सा, कि उसके यहाँ कंधे पर ये चेहरा था ही नहीं, मतलब हट गया था। और उसका जो मुहावरे हैं, अगर आप मुहावरों को कोशिश ना करें कि भाई मुहावरे की तरह आए, तो कम से कम ऐसा ना करें कि जो अर्थ का अनर्थ हो जाए, कि उसके कंधे पर लॉजिक नहीं आएगा कभी भी। आपने भी और भी जो सब साथी हैं जिन्होंने अनुवाद किया हो, जब आप एडिट करते हैं किसी और की रचना को, तो आप क्या करते हैं, आपके पास में ओरिजिनल तो होता नहीं, मतलब जनरली एडिटर ओरिजिनल को नहीं देखता, ओरिजिनल तभी देखेगा जब कोई गड़बड़ होगी, तो वो उस भाषा में पढ़ता है जिस भाषा में उसका अनुवाद किया गया, और यकीन मानिए कि उसको हजारों उसमें गलतियां मिल सकती हैं। और वो कैसे पकड़ता है कि जहां कोई चीज अबनॉर्मल हो।
अब जैसे यही हो जाए उसके कंधे पर चेहरा नहीं था, मेरा भी दिमाग खनका कैसे कंधे पर चेहरा नहीं था। तो मैं गया रूसी पर देखने के लिए, तो पता चला कि यहाँ तो लोकोक्ति है, तो उसका मतलब था कि उसका चेहरा उतर गया था। तो ऐसी चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल तो काफी सारे हैं बट मैं कुछ कुछ ही यहाँ पर लूंगा। जैसे जबरदस्ती वह मेरी मशीन पर 500 रूबल रख गया, कहने लगा कि चॉकलेट के लिए उसने कहा कि गांव में मैं नान की तरह मोटी हो जाऊंगी, उसके यहाँ मक्खन में पनीर की तरह रहूंगी, रानी बनकर राज करूंगी। अब ये भी अगेन फिर मैं समझ नहीं पाया कि भाई ये क्या है, मतलब नान की तरह मोटी हो जाऊंगा। नान कोई मोटा होता है हमारे यहाँ? नान की तरह मोटा नहीं होता है, नान मोटा नहीं होता, नान तो उसका अलग रूप है। और मक्खन में पनीर की तरह, मक्खन में पनीर ऐसे तैरता नहीं, कोई खाएगा नहीं। हाँ, पनीर में मक्खन तैर सकता है बट मक्खन में पनीर नहीं तैर सकता है। तो यहाँ भी इसी तरह की त्रुटि है। कुछ और ऐसे एग्जाम्पल है, आपका तुच्छतम नौकर और सबसे सच्चा दोस्त गुड बाय माँ, तो आपकी उंगलियां चूमता हूं, अक्सर हम नहीं लिखते हैं वो अंग्रेजी में, ठीक है। ठंडा ओवरकोट, अब ये ठंडा ओवरकोट कहां से आ गया नहीं समझ आया। तो खैर मेरे 30 रूबल की पूंजी नोटों में थी, तो 30 रूबल की पूंजी नोटों में थी, वो भी बड़ा। तो जहां भी कहीं इस तरह का जो अनुवाद होता है, आंखें हरी हो गई, अभी आंखें हरी हो गई थोड़ा सा समझ नहीं आया। और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। मेरी प्यारी मुझे आपको संतुष्ट करना, ये गलत हो गया है ना, इसका अर्थ का दूसरा अर्थ में चला गया। तो वो लेटर्स लिख रहे हैं, लेटर्स में कैसे वो एक दूसरे को संतुष्ट कर सकते हैं। तो गाल पर हल्का सा चपत लगा दिया, तब मुझे बेवकूफ करने, क्या तब मुझे बकबक करने में खुशी होती, बकबक करने में खुशी होती। तो खैर मिसाल के तौर पर आपके मुंह में चॉकलेट हो तब पढ़िए, मतलब बेहतर होगा आप तब पढ़ें जब आप संतुष्ट हो, खुश हो और अच्छे मूड में हो। मिसाल के तौर पर जब आपके मुंह में चॉकलेट हो। तो अगेन ये शाब्दिक अनुवाद है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि कोशिश हम करते हैं कि शाब्दिक अनुवाद ना हो, जो आपकी लक्ष्य भाषा है उसमें वो चीजें ठीक से दिखें। मेरी प्यारी अनाथ। अब एक और चीज देखिए, यहां पर बड़ा ही खतरनाक सा सेंटेंस है। मैं बहुत जतन से पढ़ा करती थी और पिता को खुश किया करती थी। अब ये बिल्कुल वैसी वाली बात है कि मैंने तुम्हें खुश किया, अब तुम मुझे खुश करो। अक्सर ऐसी चीजें तब होती है जब आप कोई डांस कर रहे हैं, अक्सर कोठे पर इस तरह की शब्दावली आती है कि अरे तुमने तो मुझे खुश कर दिया, उसने मुजरा किया और उसने उसको खुश कर दिया। तो अब यहाँ पर पिता को खुश करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, तो इसमें दूसरे सेंटेंसेस आ सकते हैं। ऐसे ही फ्रेज यहाँ पर एक और है, लेकिन बूढ़ा अपनी नई चीजों पर एक मुर्गे की तरह गर्व किया करता था। मुर्गे की तरह, फिर अगेन ये रूसी में एक मुहावरा है जिसको कह सकते हैं कि वो उस पर नाज किया करता था। तो मुर्गे की तरह उसको लिखना हमारे यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तांबे के सिक्के, खैर चलिए वो तो फिर अलग चीज है। अब कुछ और ऐसे जैसे कल्चरल एस्पेक्ट जो भी हमने एग्जाम्पल्स पे काम किया, ट्रांसलेट किया, उसके अलावा कई ऐसे शब्द आ जाते हैं जो सोर्स लैंग्वेज में होते हैं, जिसको आपको समझाना या उसका या तो कोई समानार्थ हो आपके पास, नहीं तो आप उसे फुटनोट में या फिर ब्रैकेट्स में बताएं। मैं देख रहा था मैडम डिस्कस कर रहे थे कि फुटनोट, किसी में फुटनोट इतने ज्यादा हो गए कि वो फुटनोट ही मतलब उसको समझ नहीं आया, तो वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, और या उसको जो है ब्रैकेट में शॉर्ट में दे सकते हैं अगर उसका एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं है। लाइक दो मोदिखा रूसी में एक शब्द है, उसका समानांतर कह सकते हैं रिजोर्ट या आराम घर, रिजोर्ट की तरह दिखने वाला। अब इसमें और एक्सप्लेन किया जा सकता है कि रूसी संस्कृति के हिसाब से दो मोदिखा, एक रिजोर्ट या आराम घर जहां पर लोग छुट्टियों में अक्सर जाते हैं आराम करने के लिए। कम्युनाल्का, हमारे यहाँ कम्युनाल्का नहीं होता है। साझा घर कहे तो शायद समझ में आ जाए कि जिसमें कई लोग रहते हैं। इसको जॉइंट फैमिली भी ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां वो फैमिली अलग अलग फैमिलीज होती हैं। डॉर्म में फैमिलीज शायद नहीं रहती हैं, कम्युनाल्का में फैमिलीज रहती हैं। देखिए हुआ क्या था 1917 के बाद में, जब चौल काफी हद तक मिलता जुलता है बट एग्जैक्ट वो नहीं है।
जैसे मैं अभी एग्जांपल बताता हूं आपको, जब 1917 में वहां रूसी क्रांति हुई तो सभी जो मजदूर थे और जो भी जो कहीं सर्वहारा वर्ग के लोग थे, उन्होंने सभी जो बड़े बड़े जो लोग थे, जो राजदरबारी लोग थे, उनको सबको भगा दिया। उनके बड़े बड़े महल और घर खाली हो गए। अब इन लोगों को ही वो घर दिए गए। अब उनके घर तो बड़े बड़े हैं, एक घर के अंदर में 15 कमरे हैं, किसी में 25 कमरे हैं, किसी में 30 कमरे हैं। तो उन घरों में क्या किया रूसी सरकार ने, सोवियत सरकार ने, उन घरों में एक एक फैमिली को वो घर दे दिया और उसमें किचन साझा होता था और बाथरूम भी साझा होता था। तो उसी घर में वो लोग रहते थे। अब जब एक साथ रहते हैं तो घर के अंदर में प्रॉब्लम्स होती है, तो उस कम्युनालका के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होता है। तो धन्यवाद। तो साझा घर जो है, इसलिए यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ जाती है कि साझा घर या रूसी संस्कृति में संस्कृति वहां की संस्कृति के हिसाब से क्या चीज हो सकती है। ऐसे ही जब आप हिंदी से अनुवाद करें या अंग्रेजी से अनुवाद करें, हिंदी से भी हमारे पास ऐसी बहुत सी चीजें, चौल जैसे जहां पर मुंबई में अक्सर ये चीज फेमस है। तो चौल है, खोली है। खोली का मतलब आप खोली नहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसको हाउस नहीं बोल सकते हैं, उसको होम नहीं बोल सकते हैं। खोली इज अ डिफरेंट थिंग जिसको आपको एक्सप्लेन करना ही होगा जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो धर्मशाला, बिल्कुल, सराय, धर्मशाला और सराय दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो कैसे इनको एक्सप्लेन करना है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताकि आपका जो टारगेट ऑडियंस है, जो टारगेट भाषा का जो ऑडियंस है, वो इस चीज को समझ सके। एक और शब्द है तोर्गसिन। तोर्गसिन एक एब्रिविएशन है, रूसी साहित्य में कभी कभी मिल जाता है ये शब्द, और अधिकतर रूस में भी लोग इस शब्द को नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये शब्द सोवियत समय का है। तोर्गसिन जो इसका फुल फॉर्म है तरगोवलिस इनस्त्रांसिन, मतलब कि जो ऐसी दुकानें जहां पर सिर्फ विदेशी ही जाकर के कुछ खरीद सकते हैं, मतलब वहां सब इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। अब तो ऐसा नहीं है, बट पहले ऐसा होता था कि कुछ दुकानों में रिस्ट्रिक्ट होता था कि वहां सिर्फ फॉरेनर ही जा सकते हैं पासपोर्ट के साथ में। उन्हें पासपोर्ट दिखाना होगा तभी वो वहां से वो इंपॉर्टेंट चीज ले सकते हैं, आम लोग नहीं ले सकते थे। तो सोवियत दौर में विदेशियों के लिए बनी विशेष दुकानें। कुछ एक चीज है, शायद उसमें आप लोग भी हेल्प कर सकें कि आप लोग में से कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि अंग्रेजी के शब्द भी हम अनुवाद में या साहित्य में डालें ताकि आसानी से समझ में आ सके। ओके, ठीक है। कुछ चीजें मैं मानता हूं कि कुछ चीजें आ सकती हैं जहां पर आपके पास कोई समानांतर शब्द नहीं है। बट अब जैसे इस नॉवल में मैंने देखा यहां शब्द है कंफ्यूज्ड। मुझे लगता है कि शायद इस पर कोई अग्री नहीं करेगा कि कंफ्यूज्ड, और वो भी पास्ट टेंस में, कि इस तरह के शब्दों को लेकर के आएंगे। कजन सिस्टर, कजन भी है और सिस्टर भी है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। अरे चचेरी बहन शब्द है, ममेरी बहन, या जो भी कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंगली है वो यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें आप अग्री करेंगे कि इस तरह के शब्दों का तो हम कम से कम प्रयोग नहीं ही करना चाहिए। विजिट के बाद, इस तरह की हर विजिट के बाद उसके पिता हमेशा गुस्से में रहता था, उसके बाद पिता हमेशा गुस्से में रहता था। चलिए, जो भी है, विजिट के बाद ये अगेन फिर है गवर्नर्स। चलिए, डिक्शनरी फिर भी आ सकता है। क्लासों के बाहर, तो अजीब से कियोस, बाय द वे, ये ऐसे शब्द हैं जिसको मुझे लगता है कि हम जितना, अगर हमारे पास में इसका समानांतर शब्द अवेलेबल है तो उतना यूज कर सके। हाँ, ऑफ कोर्स कहीं अगर ऐसी चीज है जहां बहुत कठिन शब्द आपको मिल रहा है तब आप वहां पर यूज कर सकते हैं ताकि आपका रीडर्स को समझ सके। नेव्स्की प्रोस्पेक्ट, ये एक बिल्कुल वैसे है जैसे गांधी जी, और नेव्स्की प्रोस्पेक्ट वहां पर एक जगह का नाम है जिसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ती है, बट यहाँ पर वो चीज नहीं है। फ्री थिंकिंग, फायरवुड भी हमारे यहाँ शायद नहीं समझ पाएंगे। फायरवुड जानते हैं क्या होता है? जलाऊ लकड़ी, अनुवाद किसने किया है उसको? जलाऊ लकड़ी मतलब बेसिकली रूस में या ठंडे प्रदेशों में घर को गर्म रखने के लिए जो अलाव घर जलाया जाता है उसमें जलावन कहिए या उसे जलाऊ लकड़ी कहिए, उसको यूज किया जाता था।
सेकेंड हैंड बुक्स, चलिए मैं थोड़ा सा अब आगे बढ़ जाता हूँ इस चीज में। हाँ, नीवा, नीवा भी अब इस तरह का शब्द है कि जो जगह को लेकर के है कि नीवा जाऊंगा। अब ऐसी जगह पर भी आपको उसका एक एक्सप्लेनेशन देना जरूरी होता है। तो कल्चरल एस्पेक्ट में ये चीजें बहुत मायने रखती हैं कि आप जैसे यहाँ पर मेटाफोरिकली, अब इसको मुझे लगता है कि हिंदी का यूजर या हिंदी का रीडर जो है वो शायद इतने अच्छे से ना समझ पाए। तो अनुवाद में है बड़ी मजेदार चीज, मतलब मुझे तो सही में डूब करके अब उसमें मजा आता है अनुवाद के समुद्र में, और अक्सर कोशिश भी करता हूँ और लोगों का अनुवाद भी पढ़ने की। तो ये उसी का एक दुष्परिणाम है कि जब पढ़ा तो फिर लगा कि नहीं, इस पर डिस्कशन होना चाहिए, और सोचा कि इसमें से कुछ एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा। तो अनुवाद के साथ साथ मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें आपके सामने भी आएंगी जब आप खुद से करना शुरू करेंगे, और कोशिश जरूर कीजिए। आज के वक्त में आपकी अनुदित रचना पब्लिश करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल है, स्टोरी मिरर है, बहुत से ऐसे हैं। तो कोशिश कीजिए उसको वहां डालें, पब्लिश करें और लोगों की प्रतिक्रिया भी जानें। और हाँ, एक और चीज, जब आप पहली बार कोशिश करते हैं अनुवाद, तो जरूर कोशिश कीजिए कि आप उसकी प्रति जो है आपके जो साथी हैं, आपके अध्यापक हैं, आपके साथी हैं, उनको जरूर दे पढ़ने के लिए, क्योंकि वहां से जो शुरुआत के लिए जो आपको फीडबैक मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो फीडबैक मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के बेस पर आप डेवलप करेंगे। और अगर कहीं कोई क्रिटिसाइज करता है तो ये मत समझिए कि वो आपको कुछ नीचा दिखाना चाह रहा है या आपको कह रहा है कि आप मत करो। उसका मतलब यही है कि आप इसको कौन सा एरिया है जिसमें और काम कर सकते हैं। हम भी अभी सीख रहे हैं, जितना भी अनुवाद कर रहे हैं धीरे धीरे सीख रहे हैं। जहां जहां से फीडबैक आता है वहां से उसको एक्सेप्ट करते हैं, और लगता है कि शायद वो ठीक से समझे नहीं तो उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे केस में ये होता है या तो हम समझ जाते हैं या हम उन्हें समझा लेते हैं। तो इसके साथ में मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। अनुवाद जबरदस्त एक समुद्र है जिसके अंदर आप तभी समझ पाएंगे जब आप उसमें गोता लगाएंगे, चाहे भले तैरना आता हो या ना आता हो, कोशिश करने पर जरूर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई आपके सवाल हैं तो जी। अनुवाद में लिप्यंतरण जो है, मुझे लगता है कि लिप्यंकन की तुलना में लिप्यंतरण ही प्रमुख आधार रहता है। जैसे हिंदी में मैंने कभी सॉक्रेटिस या एरिस्टोटल का कोई वर्तनी जो आज तक मैंने देखी नहीं किसी हिंदी किताब में। मैंने हमेशा सुकरात, ठीक है, या फिर अरस्तु। तो मेरा यह मानना है कि लिप्यंतरण में यण संधि है, लिपि और अंतरण के योग से बना है लिप्यंतरण, ठीक है। तो हम लिप्यंतरण में लिपि को आधार बनाते हैं और लिप्यंकन में ध्वनि को आधार बनाते हैं। सूरजभान सिंह की किताब है अनुवाद, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद व्याकरण, उसमें उन्होंने अंतर स्पष्ट किया है। तो मुझे लगता है कि जो प्रचलित वर्तनियां हैं किसी भी भाषा में, तो हमें प्रचलित वर्तनियां अपनानी चाहिए। अगर हम नहीं अपनाएंगे तो हमारी बोधगम्यता बाधित होगी। जैसे अगर मैं कहीं, जो आपने उदाहरण दिया, जो खुशो जो आप बात कह रहे थे, तो अगर मैं स्पष्ट नहीं करूं अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखकर, तो हो सकता है कि मेरा हिंदी पाठक नहीं समझे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रचलित वर्तनी वही है, ठीक है। तो मेरा यह मानना है कि लिप्यंतरण ही प्रमुख आधार है। प्रचलित वर्तनियों को मान्यता देनी चाहिए, और जो नए शब्द सामने आ रहे हैं वहां हमें ध्यान रखना चाहिए कि उच्चारण के आधार पर हम सही शब्द लिखने की कोशिश करें। यह मेरा मानना। आपका नाम बताइए। सुयश सुप्रभ। सुयश सुप्रभ। सूर्यश सुयश सुप्रभ। सूर्यश सुयश 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 ओके। सुयश जी, जब मैंने आपका नाम पूछा और मैंने उसको गलत तरीके से प्रोनाउंस किया, आपने मुझे 3 बार कोशिश की उसको ठीक करने की। अरस्तु आज नहीं है, एरिस्टोटल नहीं है। सोचिए अगर वो होते तो क्या वो आपको अरस्तु कहने देते? पहली बात। दूसरी बात है, आपका जो नाम है, मैं उससे बिल्कुल वाकिफ हूं आपके साथ में कि जो प्रचलित नाम है उसको हमें लिखना चाहिए, बट साथ में जो हमने तरीका जो अपनाया है कि हम पहले लिख रहे हैं जो उसका सही उच्चारण। अभी आप कह रहे हैं कि भाई अब जो नए शब्द आ रहे हैं उच्चारण पे, तो आप कह रहे हैं 2 कश्तियों पे रहें,
पुराने नाम पुराने हिसाब से और नए नाम नए। मैं जी मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। कि अनुवाद में जब हम लिप्यंतरण मैं भी पढ़ाता हूँ, अनुवाद विज्ञान में अनुवाद अध्ययन का छात्र भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ। तो मैं यही पढ़ाता हूँ कि जो प्रचलित वर्तनियां हैं आप वही लिखें हिंदी में, और जो नए शब्द आ रहे हैं वहां मूल उच्चारण को ध्यान में रखें। मैंने समझ गया। हमने उसको किस तरह से लिखा है कि जो जैसे चेखव है तो हमने चेखव लिखा और ब्रैकेट में उसको लिखा कि चेखोव, या फिर नीचे एक्सप्लेन किया है कि चेखोव जो प्रचलित नाम है उसका शुद्ध उच्चारण पर बेस्ड नाम जो है चेखव है, ताकि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें आसानी हो जाए। और इसमें 50 साल भी लग सकते हैं, 100 साल भी लग सकते हैं, बट मुझे लगता है इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी अब सबके पास में एआई है। इंटरनेट तो बहुत दूर की बात होगी, अब तो एआई है। एआई में क्विकली कोई भी पूछ सकता है कि इसका सही नाम क्या है। तो जैसे कि आपने कहा ना कि आपसे जैसे मैंने नाम पूछा तो 3 बार आपने मुझे उसको करेक्ट करवाया, तो यही बात है, हर एक कोई यही चाहता है कि जो उसका नाम है वो सही से लिखा जाए और सही से बोला जाए। अब जो नाम प्रचलित हो चुके हैं, अगर उसमें कोशिश है, जैसे एक बार पूरन चंद बैठिए प्लीज, पूरन चंद टंडन साहब से हमने ये सवाल पूछा, एक वक्ता उनका भाषण चल रहा था, तो हमने यही पूछा कि अगर आपको कहा जाए कि टॉल्स्टॉय नहीं है, तल्स्तोई है, तो क्या आप आगे से उसे तल्स्तोई कहना शुरू करेंगे? तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करूंगा। अगर हमें पता है कि टॉल्स्टॉय उसका अंग्रेजी नाम है और मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं हिंदी में लिखता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा उसको तल्स्तोई लिखने की, क्योंकि इंसान हमेशा गलतियों से सीखता है। तो अगर जो हमारे समय में, उसे हम गलतियां भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो अंग्रेजी से आया, तो अंग्रेजी में तो ट भी है और त भी है। अब आप कैसे उसको करें? उस समय कोई इंटरनेट तो था नहीं कि एकदम से क्विकली डाला और देख लिया कि इसका नाम का प्रोनाउंसिएशन क्या है, उच्चारण क्या है। तो इसीलिए हमने जो अब मेथड यूज किया है, उसमें हम जो उसका प्रचलित नाम है वो भी लिखते हैं और जो उसका सही रूप है वो भी लिखते हैं, ताकि ये जो पाठक है उसके ऊपर छोड़ दिया जाए वो किस नाम को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। कम से कम उसके पास एक नई नॉलेज तो आई, कम से कम एक नई जानकारी तो आई कि इनका जो सही नाम है वो ये है, कि ना कि जो पहले अभी तक बोला जा रहा है। तो वो उसका एक मेथड आराम से हो सकता है। पहले तो जो ऑलरेडी डिस्कशन हो रहा था एरिस्टोटल के नाम के बारे में, सही फोनेटिक, बाय द वे एरिस्टोटल भी नहीं हो, अरिस्टोटलीस है, अरिस्टोटलीस। तो अंग्रेजी जैसे एरिस्टोटल पॉपुलर है, उसी के बारे में है। एक और फिलोसोफर आते हैं अरिस्टो, जो एरिस्टोटल के ही स्कूल में बाद में आते हैं। तो जब हम हिंदी में उन्हें अरस्तु बोलते हैं तो वो दूसरे फिलोसोफर का नाम हम मेरे ख्याल से एरिस्टोटल को ही अरस्तु बोलते हैं, अरिस्टो उन्हीं को बोलते हैं। लेकिन वो बाद में जो अरस्तु आ रहा है, जो असल में अरिस्टो जिनका नाम था, उन्हीं के स्कूल से, तो फिर वो दो मिक्सअप हो जाते हैं नाम। तो वो मैं तो इतना जानता हूं कि अगर मैं अंग्रेजी भाषा नहीं जानता हूं और मैं ग्रीस में गया और मैंने पूछा भाई साहब यहाँ कहीं अरस्तु म्यूजियम है, और जो मेरा इंटरप्रेटर है वो ये कहेगा कि म्यूजियम ऑफ अरस्तु, डू यू नो एनी म्यूजियम ऑफ अरस्तु नियर बाय? वहां पर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उसको जवाब दे पाएगा कि अरस्तु कोई है भी यहाँ पर। असल में अरस्तु थे, वो मैं कह रहा हूं, वो उन्हीं एरिस्टोटल के स्कूल में बाद में, उसी पैरापेटिक स्कूल में बाद में आते हैं, और वो भी एक जाने माने फिलोसोफर हैं। तो जब हम अरस्तु नाम दे रहे हैं, ना सिर्फ हम गलत फोनेटिक यूज कर रहे हैं वहां पे, बल्कि दूसरे नाम किसी का हो सकता है। अगर आप जैसे कह रहे हैं कि कोई और भी था, मेरे को जानकारी उसकी नहीं, बट अगर ऐसा है तो फिर तो ये बवंडर या कहिए कि एक इस तरह की मिस्टेक हुई जिसको किसने अब तक ध्यान नहीं दिया इस पर। और जो मेरा अपना सवाल था कि यहाँ पे जो आपने पॉइंट आउट करा कि इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, मुहावरों का ट्रांसलेशन, ये बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि या तो हम उससे मिलता जुलता मुहावरा अपनी जबान, अपनी भाषा में ढूंढे, और अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो कैसे ट्रांसलेट करा जाए उसको? देखिए, पहले मैं उस बात का जवाब देता हूँ जो आपने कहा कि नहीं अगर ढूंढ पाते हैं तो आप उसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको मुहावरे का अनुवाद मुहावरा ही करना है, और कोई ऐसे भी नहीं है कि आपको अगर आम टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको आम टेक्स्ट में ही अनुवाद करना। हमने जब ट्रांसलेट करते हैं, जैसे जोशिन्का में
हमने कई आम भाषा के शब्द को उसको मुहावरे में लाते हैं। जैसे जो कंटेक्स्ट वहां कहा जा रहा है, और अगर उसी कंटेक्स्ट में हमारे पास में कोई मुहावरा कहा जाता है, तो व्हाई नॉट टू यूज सच काइंड ऑफ प्रोवर्ब्स और सेइंग, क्योंकि वो एनरिच करता है। तो ऐसे ही होता है कि कई जगह आपको अगर इक्विवेलेंट नहीं मिला, आप उसको नॉर्मल टेक्स्ट में एक्सप्लेन करते हुए आगे निकल जाइए, और कई जगह अगर लगता है कि यहाँ पर एक मुहावरा फिट हो सकता है, तो जैसे उससे मुझे एक सेंटेंस है दैट आई हैव टू फाइट विद हिम स्ट्रांगली, तो मुझे उससे दो दो हाथ करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं लिखूंगा कि मुझे उससे लड़ाई करनी पड़ेगी या मुझे उससे जबरदस्त लड़ाई करनी पड़ेगी। मैं इसको आराम से लिख सकता हूँ कि मुझे अब तो उससे दो दो हाथ करने पड़ेंगे। इसी तरह से मुहावरों की बातें लोगों की और थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पीछे कहानी होती है। आपको माइक से एक एग्जाम्पल जैसे लोकोक्ति का दूं, जैसे हरियाणवी में एक बड़ी पॉपुलर लोकोक्ति है कि के करूँ कुछ करा ना जाए, तीन भैंस का हुआ ले जाए। तो इफ यू आर ट्रांसलेटिंग दिस टू रशियन और हिंदी फॉर दैट मैटर, तो हाउ डू वी ट्रांसलेट अ कल्चरल, देयर इज अ कल्चरल स्टोरी बिहाइंड द proverb. You need to find the exact cultural aspect in that target language, whether such kind of proverb or equivalent is available. If it is not available, if you cannot find it, then translate it with explanatory things. Footnotes, or like in the simple plain text, what exactly they wanted to say, not sticking on the words which are mentioned in the source language, but telling the meaning of that particular expression. That's the best solution. और अक्सर मुहावरे और लोकोक्तियां तभी आपके पास आएंगे जब आप बहुत सारा साहित्य पढ़ेंगे, आप ढेरों साहित्य पढ़ेंगे, बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, तभी आपके पास रुकेंगे। वरना ये कहीं ऐसा नहीं है कि एक एक्सेल फाइल बनाए और यहाँ डाल दी और वो हमने लर्न कर ली। बिल्कुल। शेक्सपियर का बड़ा मशहूर एक इडियम यूज करा हुआ है, फॉर्म द बीच बिटवीन वैनिशा तो हेलो का है। उससे पहले इसको कोई जानता नहीं था इस तरह का कोई जानवर एग्जिस्ट भी करता है जिसके दो पीठ हो। तो इजाद इस साहित्य से होती है। बिल्कुल, मुहावरे तो वही जितना हम पढ़ते हैं उतना मिलता है। माइक ऑन कर। Good evening. Good evening. Good evening. And then, so I have two questions. First, my argument is language is word that is largely accepted and used by the people. For example, we have a word Xerox. So Xerox is a synonym. Nowadays, it has become a synonym for photocopy. Similarly, in the slide that you just showed us, so there was a phrase. आगे हरी हो जाना, आगे हरी हो जाना, आगे हरी हो जाना. So it is taken from Urdu language, and the correct idiom is हरे में आँख आना. हरे में आँख आना, हरे में आँख आना, हरे में आँख आना, which means to become prosper. To become prosper. Prosper. Okay. And since Hindi, which is nowadays Hindustani language, which is a mix-up of Hindi, Urdu, or other language as well. So my question is, to what extent liberty can be used while translating, let's say, any language to Hindi language, as the author just did, हरे में आँख आना. नहीं, आंखें हरी हो जाना, वहां पर जो फ्रेज है, that phrase basically in Russian doesn't mean that आंखें हरी होना, जो आपने अभी एक्सप्लेनेशन दिया, वहां पर उसका अलग एक मीनिंग था. There was a different meaning altogether of that आंखें हरी हो जाना. Like in Russian context, it has another meaning. But what the liberty, it was not a liberty, it was all literal translation. Whatever is written like Zilyonia Glaza, तो उसने Zilyonia Glaza को हरी आंख बता दिया. जबकि हिंदुस्तानी भाषा में हरी आंख इस कंटेक्स्ट में किसी भी यूज में नहीं किया जाता है. बेसिकली इट मीन्स कि उसका जो उसकी तबीयत खराब थी और उसकी आंखें हरी हो रही थी. तो यहाँ पर वो कंटेक्स्ट बिल्कुल नहीं आ रहा. इट वाज लुकिंग लाइक एज अ लिटिल ट्रांसलेशन. तो व्हाट a translator must do, that first to understand in which context that particular word or phrase has been used, try to get it its equivalent in that target language. And in talking about what is the scale of liberty, we cannot say that that it all depends upon the context and your target audience.
You have to make balance. You cannot go far from the writer. You cannot create your own creation, although translation is transcreation also, but you cannot go beyond a certain limit. The basic or base, or there should be some boundaries which you should follow while translating the other person. But of course, you should not translate in a way that your reader is not able to understand. If something is there, then it's translator's duty to explain it either in footnotes or either in text, or the translator may change certain expressions to suit it to their target audience. जी, शायद ऑनलाइन भी कोई एक ऑप्शन, कोई क्वेश्चन है। नमस्कार सर, आप सभी को नमस्कार, मंच को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रॉबिन सर का अनुवादक भारतीय रेल में कार्यरत हूँ और सर्वप्रथम मैं सोनू सैनी सर को नमस्ते करना चाहूंगी। आप मेरे गुरु रहे हैं। मैं एडवांस डिप्लोमा जामिया मिलिया इस्लामिया से की हूँ और आप तुम्हारा मंच से परिचित ही रहे होंगे। जी जी जी। तो मेरा जो प्रश्न है वो यह है सर, जैसे अभी जलाओ की जो लकड़ी शब्द आया और आंखें हरी होना, सर जब वो बात भावनात्मक रूप से ट्रांसलेशन की आती है तो वहाँ अगर हम परिचित नहीं होते उस संस्कृति विशेष से, जैसे रूसी भाषा के बहुत सारे शब्द हैं जो हमने अंग्रेजी भाषा के ट्रांसलेशन से हमारे पास आए, तो हमें ये समझना बड़ा मुश्किल होता है कि उस समय अगर हम उस संस्कृति से परिचित नहीं है तो उसका अनुवाद कैसे करें। जैसा भी आपने कहा कि आप कंटेंट को ध्यान रखते हो उसके आसपास रहिए, तो वहाँ फिर ये रहता है कि हम अपनी भाषा में आ जाते हैं तो फिर हमें छूट मिल जाती है अपने हिसाब से अनुवाद करने की, और वहाँ आपने यह भी कहा कि आप अपना नहीं लगा सकते, तो सर मेरे इस द्वंद्व को थोड़ा सा ना निराकरण करने की कृपा करें। धन्यवाद सर। जी, क्या नाम बताया आपने? रॉबी। ओके, रॉबी जी धन्यवाद आपका, आपके सवाल के लिए, और हमारी तरफ से भी नमस्कार। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि आप अपनी तरफ से जोड़ नहीं सकते, अनुवाद तो बना ही इसी पर है कि आप कुछ जोड़ते हैं और कुछ छोड़ते हैं। मैंने ये कहा कि उसकी सीमा आपको तय करनी होगी, और वो सीमा उससे तय होगी कि आपका टेक्स्ट किस तरह का है। अगर आप अपने मूल टेक्स्ट को, आपकी जो टारगेट भाषा है, टारगेट टेक्स्ट में ले जा रहे हैं, अगर वो पठनीय नहीं है, अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब अनुवाद खराब है। जैसे कि मैंने कुछ यहाँ एग्जांपल्स दिए, जैसे जलाऊ लकड़ी की बात करी, तो जलावन जैसे शब्द है, या वैसे शब्दों को प्रयोग करना चाहिए जो हम यहाँ जानते हैं। जैसे अभी हिंदी में अब ये किसने अनुवाद किया, वॉर एंड पीस को वॉर एंड पीस ही रख दिया। अब वॉर एंड पीस को वॉर एंड पीस नहीं रखा जा सकता क्योंकि उसका ऑलरेडी अनुवाद है, या तो वह रचना उस नाम से पॉपुलर है, वॉर एंड पीस के नाम से, तब तो आप वो रख सकते हैं। अगर आपका एक आखिरी, कहिए कि आपका जो गांव में बैठा हुआ एक आखिरी छोर पर इंसान, उसको भी वॉर एंड पीस समझ आता है, तब आप लिख सकते हैं वॉर एंड पीस। अदरवाइज आपको वह नाम लिखना होगा जो वह पाठक समझ सके, और साथ में उपन्यास अपनी तरफ से जोड़ना होगा, रूसी उपन्यास, जिसमें कि उसका आपको सांस्कृतिक जो परिवेश है वो समझ आ सके, कि अगर उसे उपन्यास का नाम भी मालूम नहीं है तो भी वो समझ जाए कि ये रूसी उपन्यास है, किसी उपन्यास की बात हो रही है। ऐसे ही जलाऊ लकड़ी या हरी आंखें, उसमें कंटेक्स्ट के हिसाब से आपको वो बताना होगा, अपनी तरफ से जोड़ना ही होगा। अगर नहीं जोड़ेंगे तो वह अनुवाद नीरस सा हो जाएगा। और ऑफ कोर्स लाइक रचनात्मक जब अनुवाद हम करते हैं तो बहुत सी चीजें ऐड करते हैं उसमें, क्योंकि अनुवाद भी जो है वो पुनर्रचना होती है किसी भी रचना की, तो वो रचना की तरह लगनी चाहिए, ये ना लगे कि उसमें अनुवाद की कोई बू आ रही है या ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अनुवाद है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था फिल्म में से कि प्रेमी प्रेमिका मिल रहे हैं और कह रहे हैं तुम पहले जो अगर कहें कि अभी आप पुरानी फिल्म में देखे, जो शुरुआत वाली फिल्में थी उसमें बिल्कुल ऐसी हिंदी प्रयोग होती थी कि तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जल्द ही अवश्य आऊंगा। तो ऐसा लगता है कि हम फिल्म नहीं,
कोई दूसरे एक जॉनर देख रहे हैं, जैसे एपिक जॉनर जो दूसरे महाभारत या रामायण, उसमें इस तरह की चीजें एक्सेप्टेड हैं, वहां पर ये चीजें कही जा सकती है। बट जो अब आज के जमाने की फिल्म है उसमें आप ऐसा डायलॉग देखेंगे तो शायद अगले ही पल उसका चैनल बदल देंगे। एक और होना है जी जी नमस्कार। भाषा में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, तो क्या उसका ट्रांसलेशन करना सही है या फिर उसका उसके निकटतम कोई शब्द है उसको रखना ज्यादा सही है? एक उदाहरण देकर बता सकते हैं? सर हम कह रहे हैं कि भारतीय महिलाएं शादी के बाद फिल्में लगाती है। जी, ऐसे में देखिए, जब सांस्कृतिक परिवेश की बात आती है तो हम अक्सर कोशिश ये करते हैं कि उसको वैसा का वैसा ही रखें, बिंदी को बिंदी ही लिखें, साड़ी को साड़ी ही लिखें, गोलगप्पे को गोलगप्पा ही लिखें, और साथ में उसको एक्सप्लेन करें कि ये बिंदी क्या है, गोलगप्पा क्या है, साड़ी क्या है। अभी रिसेंटली मैंने कुछ रचनाओं का हिंदी से रूसी में अनुवाद किया था, तो उसमें माँ शब्द आया, मैंने जान करके उस शब्द को माँ का माँ ही रखा, जबकि रूसी में जो शब्द है वो माच है। उसमें कई बार वो कविता थी और कविता माँ के ऊपर थी। तो ऐसे कई शब्द हैं जहां पर अनुवादक कोशिश करता है, हालांकि माँ तो हमने जान करके रखा कि ताकि वो जो पाठक है वो आगे, उसको हमने माच भी यूज किया, रूसी का जो शब्द है माच यूज किया, और जहां माँ लिखा था उसमें हमने लिखा कि हिंदी में माच को माँ कहकर बुलाया जाता है, क्योंकि माँ कभी भी ट्रांसलेट वो कह नहीं सकते हैं कि माँ को मदर नहीं कह सकते हैं। हमारे यहाँ माई, माँ को, ठीक है, वो एक नियर बाय एक एक्सप्रेशन है, बट वो जो फीलिंग है वो आप नहीं दे सकते। तो कई बार हम ट्रांसलेट करते हुए जो ऐसे शब्द हैं, जिसमें मैंने बताया गोलगप्पा हुआ, साड़ी हुआ, इस तरह की चीजें हैं, धोती हुई, जब डिस्कशन हो रहा था तो धोती को धोती ही लिखेंगे और उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे अगर वो कोई चीज ऐसी वहां पर अवेलेबल नहीं है। और ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि ये शब्द वहां पर प्रचलित है और इसका मतलब यही है जो स्रोत भाषा में है, तो फिर आप वैसा ही उसको मेंशन कर सकते हैं, और एक्सप्लेन करना चाहें तो एक्सप्लेन करना हमेशा ही प्लस पॉइंट होता है। किसी और का माइक शायद ऑन है, किसी और का माइक ऑन है शायद, किसी और का माइक ऑन है। आप माइक बंद कर सकते हैं? उनका नहीं, यहाँ पर नहीं आते। जी जी बोलिए बोलिए। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि ट्रांसलेशन में आपकी इंग्लिश में अप्रैल और हिंदी में अप्रैल बोलेंगे, तो इसमें जैसे हिंदी भाषा में जैसे कि हिंदी में बोलने का जो ग्रामेटिकल स्लैंग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस समय कैसे हम कंटेंट को कैसे हम ट्रांसलेट करके हम उसको हम प्रेस करना कैसे करेंगे? एक बार दोबारा पूछ सकते हैं आपका सवाल? इंग्लिश में जैसे अप्रैल है और हिंदी में हम बोलेंगे उसको अप्रैल, तो इसमें जो ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट पे हम देखते हैं भाषा का जो बोलने का जो स्लैंग है ग्रामेटिकल में वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इस समय कैसे हम उसको ट्रांसलेट करके उसको उसका ओरिजिनल टेक्स्ट को मेंटेन करें? जी मैं समझ गया। ये वही समस्या है जो हम ट्रांसलिटरेशन और ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे थे, कि जब इन शब्दों को पहले शुरुआत में अनुवाद किया होगा या इसका ट्रांसलिटरेशन किया होगा, तो उसमें कई बार जो अनुवादक होता है वो भाषा की सहूलियत देखता है कि उसको क्या समझ में आ रहा है इसको पढ़ने के बाद, कि अप्रैल को अप्रैल लिखे या अप्रैल लिखे। तो जब उस अनुवादक ने जो शुरुआत में जिसने पहला अनुवाद किया उसे अप्रैल समझ में आया तो उसने उसको अप्रैल की तरह लिखा। मई को मई लिखा, मई को मई भी लिखा जा सकता था बट उसने मई लिखा क्योंकि MAY है तो उसने वाई को ई की तरह प्रोनाउंस कर लिया।
अब वो जब प्रचलित हो गए, तो अगर आप अब कोशिश करेंगे तो फिर आपके माथे पर एक टंकण कर दिया जाएगा कि आप या तो बुद्धू हैं, कि आप अप्रैल नहीं मई नहीं, मई नहीं, मतलब मई कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है ऑफ कोर्स। और ये मुझे लगता है कि जो हिंदी के विशेषज्ञ हैं उनको इस बारे में निर्णय लेना चाहिए कि जो इस तरह की समस्याएं हैं जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलिटरेशन में, ऑफ कोर्स, तो उसको आप कैसा लिखना शुरू करेंगे। ऑफ कोर्स सबसे अच्छा तो तरीका यही है कि जो चल रहा है वो चलने दीजिए, अक्सर जैसे कहा जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि आप रिवोल्यूशनरी होकर के और बढ़े कि नहीं नहीं, ये जो उसका सही प्रोनाउंसिएशन है उसकी तरफ बढ़ें कि ठीक है, आप दोनों जैसे दोनों ऑप्शन को लिख दें कि मे, इसको मे कहा जाता है। और कई बार इसमें ये भी होता है कि जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है उस पर आप जाने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि मे की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये भी चीजें, तो ये एक शोध का विषय रहता है। तो ऐसी कई रिसर्च हो रही हैं कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलिटरेशन में से क्या किया जाए और जो पहले की गलतियां हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। माइक सर, एक सवाल मेरा ये है कि हिंदी साहित्य में जो पोइट्री है उसमें विशेषकर पिछले सेशन में हमने पोइट्री की चर्चा की थी, और लेकिन सर उसमें शब्दों के साथ साथ एक लय होती है, वो भी शब्द तो हमारे पास, लेकिन अगर वो लय नहीं है तो उसका अर्थ नहीं खुलता है। और कुछ नए तरह के प्रयोग हमको देखने को मिले, जैसे कि विनोद कुमार शुक्ल का जो लिटरेचर सामने आया उपन्यास को लेकर के, जैसे उसमें एक लाइन लिखते हैं बहुत ही मजेदार लाइन की, हाथी आगे बढ़ता जाता है और अपने ही बराबर जगह पीछे खाली करता रहता है। ये उन्होंने एक मतलब प्रतीक बनाया। और पोएट्री के संदर्भ में देते हैं तो जैसे चूल्हा रोया चक्की रही उदास, और ये नागार्जुन का एक बहुत फेमस कविता है। तो इसमें सर ये जो अनुवाद है बीच में हम उसमें ब्रैकेट में रख देते हैं या फुट नोट में रख देते हैं, तो अगर हम अनुवाद को एक नई रचना के रूप में पढ़ रहे हैं, वो एक अपनी, जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि अनुवाद एक अपने आप में एक रचनात्मक कृत्य है, और उसको अगर आप पुरानी रचना को मिला करके पढ़ेंगे और बार बार आप मूल कृति की तरफ वापस जाएंगे, तब आप उसका आनंद नहीं ले सकते। हमारे पास एक नया टेक्स्ट आ गया है, अब उसको छोड़ दीजिए, वो कहाँ लिखा गया कहाँ नहीं लिखा गया, आप उसको देखिए। तो ऐसे में उस लय को बनाए रखना कितना बड़ा चैलेंजेस है, इसको हम कैसे सॉल्व करें। जैसे कि आपने बताया फुटनोट देखिए, उसको फुटनोट दे दीजिए, तो क्या हम उसको अनुवादक के रूप में हमेशा पढ़ेंगे तो वो जो रस है उसका वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे बहुत सारे अनुदित किताबें, हिंदी में एक संवाद प्रकाशन है, वो अनुवाद की किताबें छापता है, अनुदित किताबें छापता है, मेरिट बेस्ड प्रकाशन है, उसमें सर इस तरह की समस्याएं हमेशा देखने को मिलती हैं। तो इससे हम उसको लय को कैसे बनाए रखें, क्योंकि हिंदी में इसका बहुत बड़ा रोल है, हिंदी लैंग्वेज में और लिटरेचर जो खास तरह है उसमें भी। तो उसको हम कैसे बनाए रखें। जैसे छायावाद की बहुत सारी रचनाएं हैं, जो रोमांटिसिज्म आंदोलन हिंदी में चला, और प्रगतिवाद में भी कई सारे रचनाएं हुई, और उपन्यास भी वैसे सामने आ रहे हैं जिसमें लय बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसको हम फुटनोट के साथ सामंजस्य कैसे बैठाएंगे कि हम उसको वही भाव महसूस कर सकें जो मूल में है। देखिए, आपने जो बात कही बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविता का अनुवाद में आपके पास में और लिमिटेशंस होती हैं कि आपको अगर लयात्मकता बनाए रखनी है तो आपको थोड़ा मूल रचना से थोड़ा सा दूर जाना पड़ सकता है, और अगर आप वो दूर नहीं जाएंगे तो उसमें रस नहीं होगा, तो उसमें अनुवाद की गंध आएगी। गार्गी गुप्त ने कहा है कि अगर अनुवाद में अनुवाद की गंध आती हो तो वो कुछ भी हो सकता है, अनुवाद नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि आपके अगर पढ़ने पर कोई भी रचना पढ़ रहे हैं, उसमें अगर रस नहीं आए तो इसका मतलब वो रचना जो है वो सिर्फ साइंटिफिक हो सकती है, सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए हो सकती है, मगर वो साहित्य कृति में शामिल होना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब आप 4 पन्ने पढ़ने के बाद उसको रख देंगे तो साहित्य का सब मतलब खत्म हो गया। अगर आपने कविता को अनुवाद करते हुए अगर जो आपकी टारगेट भाषा है उसके लोगों का या उसके जो भी भाव है उसको उस भाव से नहीं पहुंचाया, जिस तरह से जैसे एक कविता पढ़ने के बाद आपको यहाँ आंसू आ रहे हैं, अगर वो आंसू वहां ना आए तो फिर वो अनुवाद नहीं है। इसलिए कहा भी जाता है कि आंसुओं का अनुवाद आंसू से होना चाहिए, प्यार का अनुवाद प्यार से होना चाहिए। जैसे मैम ने भी डिस्कशन किया, किसी ने सवाल पूछा आई लव यू, और उसको दूसरी भाषा में कैसा कहा जाएगा। रूसी में एक सेंटेंस है, जैसे हम लोग पूछते हैं आपका नाम क्या है,
काकवाज़वूत, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज योर नेम। बट रूसी में उसका अर्थ है कि आपको कैसे बुलाते हैं, लोग आपको कैसे बुलाते हैं। तो उसको आप वैसा नहीं कर सकते हैं जैसे व्हाट इज योर नेम को आप सीधा रूसी में वैसे का वैसे ही ट्रांसलेट कर दें। आप बिल्कुल वैसा करेंगे जैसा वहां पर में उस एक्सप्रेशन को एब्जॉर्ब किया जाता है, उस एक्सप्रेशन का वही रिस्पॉन्स आता है जो आप यहाँ पर अपने सवाल को पूछने पर मिलता है। तो यही है, आंसू का आंसू, प्यार का प्यार और अनुवाद का अनुवाद। जी तो ग्वाला नाम का एक उपन्यास था अन्ना वंश का। तो मैंने देखा कि मैंने इसको पढ़ना है क्योंकि कोई भी किताब की भूमिका पहले इम्पोर्टेंट होती है। मैंने इसकी भूमिका पढ़ी और भूमिका पढ़ने के बाद मैंने देखा कि इस उपन्यास को पढ़ा जा सकता है, इंटरेस्टिंग उपन्यास है। बट भूमिका भी जो लिखी थी वो एक फेमस राइटर की थी और शायद वो जेल में गई थी, क्योंकि 4 साल पहले की बात बता रही हूँ। उपन्यास का जो ट्रांसलेशन था वो बहुत गंदा था। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि एक प्रकाशन की भी जिम्मेदारी होती है, वो इतने खराब अनुवाद को क्यों प्रकाशित करता है? क्योंकि हम पाठक का जो है देखते हैं कि भूमिका ही सबसे पहले देखते हैं, इंडेक्स देखते हैं, उसके हिसाब से किताब को देखते हैं। तो ये ऐसा क्यों चल रहा है? देखिए, आप एक प्रकाशक का सवाल एक अनुवादक से पूछ रहे हैं और इसके लिए अक्सर लेखकों में, कवियों में, प्रकाशकों में बहुत झगड़े होते हैं। जब हमने जोशिन्का का अनुवाद किया तो हमने कहा कि भाई हम जो रूसी नाम है वो उच्चारण के हिसाब से लिखेंगे, हम चेखव लिखेंगे, हम तल्स्तोई लिखेंगे क्योंकि ये सही नाम है। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा, जो प्रकाशन था। फिर हमने कहा कि भाई इसमें हम जो है शाब्दिक अनुवाद नहीं रखेंगे और हम भाव पर ज्यादा फोकस करेंगे ताकि हिंदी में वो रस आ सके जो पढ़ने के बाद में आता है। मतलब हिंदी में आपको वैसी ही हंसी आए जैसा रूसी पाठक को पढ़ने में आती है। वो नहीं माना कि नहीं, दूर हो जाएगा। हमने कहा ये जो स्वतंत्रता है ये तो अनुवादक की होनी चाहिए। आपके पास एडिटर बैठे हैं, आप एडिट करवाइए और बताइए हमें कि क्या इसमें कमियां लग रही हैं। अब उनके एडिटर को ऐसा कोई कमी दिखाई नहीं दी क्योंकि उनको रूसी तो आती नहीं थी। कि मैं इस किताब को पढ़ने की जगह पहले मैं इसे ठीक करूं, उसके बाद मैं पढ़ूंगी, जो जिसको मैंने फिर नहीं पढ़ पाया। और ये जो एक्चुअली क्या है, जो प्रकाशक, अधिकतर जो प्रकाशक हैं आज के समय में वो बड़े बिजनेसमैन हैं। तो कई बार उनकी भी समस्या है, समय नहीं होता है। कई बार एक एडिटर है वो 1 रुपये पर वर्ड लेता है, दूसरा एडिटर है वो 10 रुपये पर वर्ड लेता है। कई बार करवाते नहीं है, खुद से पढ़ लेते हैं। मैं भी एडिटर हूँ और कई ऐसे मेरे सामने प्रकाशक हैं जो खुद से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और उसको एडिटेड मान करके, क्योंकि जो पैसा उसको एडिटर को देना है वो, आप शायद जानते ना हो, चेतन भगत की भी जो ओरिजिनल भाषा वो इतनी अच्छी नहीं है, उसको एडिटर ने बनाया है। एक उसकी पॉलिसी थी कि उसके एडिटर की, तो उसका एडिटर बहुत अच्छा था। दूसरी पॉलिसी थी कि किताब को कम दामों में बेचना। इसी वजह से आज वो चेतन भगत बने हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आपको रस नहीं आया, मजा नहीं आया, तो आप उसको नहीं पढ़ेंगे। अभी किसी ने और कई रचनाओं का अनुवाद किया तो मैं खुद उसको देखता हूँ तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाता, बट कई बार मजबूरी हो जाती है पढ़ना और उसको इस तरह से फिर सबके सामने लाना। तो खैर क्या कर सकते हैं। तो ये और कोशिश कीजिए, अगर ऐसा चीज आपको दिखती है, आप शोधार्थी हैं, तो उस पर एक लेख लिखिए और उस लेख को आप लिखेंगे, आपके कहे बिना वो उस प्रकाशन पर पहुंच जाएगा। क्योंकि जब आप उस पर लेख लिखेंगे कि ये समस्याएं हैं तो वो अपने आप से ही वहां पहुंच जाएंगी। नहीं तो आप पहुंचा दीजिए कि ताकि वो आगे से ध्यान रखे इस चीज को। कोई जैसे कोई कहानी या उपन्यास हो गया तो उसके अंदर जो पाठ के जो पात्र होते हैं उनका नाम बदल देते हैं, या फिर जो शीर्षक होता है उसका भी नाम अपने हिसाब से, जैसे वो लिखा था गरीब लोग, हो सकता है रूस में कुछ और, वहां पर वो, यहाँ पर हमने कुछ और डाल दिया। तो क्या इससे क्या मूल अर्थ में परिवर्तन होता है? देखिए, सैम को शाम कर दिया भारत में, तो जो सैम को शाम कर दिया इसको कहते हैं अडॉप्शन। इस मेथड को कहते हैं अडॉप्शन, जिसमें आप आपका नाम आप बदल देते हैं, मगर
वो भी उस पर भी डिबेट है कि भाई उससे जो है ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं कभी चेंज नहीं करूंगा नाम, मैं पात्रों के नाम चेंज नहीं करूंगा, मगर कहानी का नाम चेंज कर सकता हूं, क्योंकि कहानी पात्र नहीं है। कहानी जो रूसी संस्कृति में जैसे इस गरीब लोग का एक और अनुवाद है, ओमकार पंचालर जी ने किया है, उसका नाम लिखा है दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण अच्छा नाम है। जो गरीब लोग हैं वो बिल्कुल शाब्दिक है, वहां पर भी बेदनीय और बेदनीय का गरीब, ल्यूजी का लोग, वो एक शाब्दिक हुआ। बट दरिद्र नारायण अपने आप में एक रचनात्मक का नाम है, तो एकदम से मुझे मतलब पढ़ने में मजा आएगा कि दरिद्र भी है और नारायण भी है, तो अपने आप में क्यूरियोसिटी जगेगी। गरीब लोग तो हाँ ठीक है, किसी गरीब लोग के बारे में हो, पर दरिद्र नारायण आपके पास में रचनात्मक नाम है। ऐसे ही हम कई कहानियों को जब अनुवाद करते हैं तो वो टाइटल जरूरी नहीं है कि वैसे का वैसे ही रखें, पहले हम पूरी कहानी को ट्रांसलेट करते हैं, टाइटल सबसे आखिर में सोचते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने एक मॉडर्न राइटर है आना शिपिलवा, उनकी किताब है स्कोरा मस्कवा। स्कोरा मस्कवा का मतलब है मॉस्को आने वाला है या मस्कवा आने वाला है, मस्कवा शहर। अब उसको हमने दूसरे नाम पर दे दिया है, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, बट उसका हमने नाम चेंज कर दिया कि ताकि जो, हाँ उसका नाम है दास्तान शहर, दास्तान ए शहर, क्योंकि वो एक पूरी जो कहानियां हैं वो किसी एक शहर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक ऐसे जगह को रिप्रेजेंट कर रही हैं जहां पर में कंस्ट्रक्शन साइट है और किस तरह की जिंदगी वहां आसपास है। तो दास्तान शहर में इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये उस शहर की बात कर रहे हैं, जबकि रूसी में वो स्कोरा मस्कवा ठीक है, सून मॉस्को, मतलब कि वहां मॉस्को आने वाला है। तो ऐसे ही नाम चेंज कर सकते हैं अगर आप अपने और उसमें भी कहें ना कि थोड़ी मेहनत भी लगती है, काफी उसमें सोचना पड़ेगा आपको कि कौन सा शीर्षक ज्यादा अपील करेगा मेरे पाठक को, क्यूरियोसिटी कितनी जगाएगा, तो या कितना उसका प्रतिनिधित्व करेगा उस रचना का। जैसे मैं अनुवाद करना चाहता हूँ ना, तो मैं कभी बांग्ला से हिंदी में करूंगा, तो मैं कभी निरंजन को निरंजन नहीं करना चाहता, निरंजन को निरंजन ही रखना चाहता। बिल्कुल निरंजन रखिए, रसोगुल्ला का रसोगुल्ला ही रखिए, बिल्कुल जैसा जो मूल में नाम है वैसा ही रखिए, क्यों बदलेंगे आप भाई? वो या तो फिर आप उसमें लिखिए कि मैंने नामों को जो है बदल दिया गया है, आप शुरू में बताइए और क्यों बदला है वो भी बताइए। और अगर आप नहीं बता रहे हैं तो फिर वो मेरे ख्याल से अनुवादक के लिए वो एक सही बात नहीं है। वो भी अलग अलग कई फैक्टर्स होते हैं। आखिरी सवाल है ऑनलाइन से, अनुज गौतम जी ने पूछा है, what to write about the words or letters which are not pronounced in the target language? How to write words and letters which are not pronounced in the target language? Okay. एग्जाम्पल देते तो ज्यादा अच्छा लगता है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे श वाला यहाँ एग्जाम्पल है जो कि टारगेट लैंग्वेज में नहीं है, तो उसमें कोशिश ये की जाती है जो भी उसका निकटतम पर्याय है उसका प्रयोग करने की कोशिश की जानी चाहिए। और अगर नहीं भी है, जैसे कि रूसी भाषा में एक शब्द है, एक लेटर है उई, उसका कोई भी हिंदी में या अंग्रेजी में कोई उसका लेटर नहीं है उई, उसका एक पर्याय जैसे है सिंथिया, सिंथिया में वो साउंड थोड़ी थोड़ी पास में आती है, तो हम ऐसे अक्सर में अगर कहीं समझाना होता है तो हम वो शब्द लिख देते हैं, जैसे कि सिंथिया में वाई का साउंड है, उसी तरह से उई की आवाज है। तो ऐसे जो भी नियरेस्ट होता है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है और बताया जा सकता है कि मतलब अनुवाद का कोशिश तो यही कि जितना निकटतम रहे और जितना आप सटीक उसका अनुवाद दे सकें। चलिए, मेरे ख्याल से काफी लंबा हो गया। धन्यवाद धन्यवाद। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं गंगा साहेब मीना जी को बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज ये मौका दिया। और मैं बेसिकली जो चाहे वो रूसी से ही काम कर रहा हूं, मगर कोशिश हमें ये रखनी चाहिए कि अपने सेंटर से थोड़ा बाहर निकलें। आप लोग जहां भी जिस भी सेंटर में हैं, हिंदी में सेंटर में हैं या किसी और सेंटर में हैं, उससे थोड़ा बाहर निकलें और आपके साथी, आपके हॉस्टल में आपके और दो साथी हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके कुछ ना कुछ कोशिश कीजिए काम करने की, तो देखिएगा आपके बहुत अच्छे बेहतर रिजल्ट उसके सामने आएंगे। तो कहते हैं कि हम मेंढक के कुएं ना बन करके उससे थोड़ा सा बाहर निकले तो बहुत कुछ है काम करने के लिए। कोलैबोरेशन में एक से एक, आज के समय में, पहले के समय में बड़ी दिक्कत होती पब्लिश करने के लिए, आज के समय में वो ऐसी दिक्कतें नहीं है।
आप अपने अध्यापकों से बात करते हुए और कोलैबोरेट करते हुए बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। और जैसे कि अभी एक बात भी चल रही थी कि कोलैबोरेटिव, जैसे एक ही कविता है, एक ही कविता को आप अलग अलग भाषाओं में, आपकी सबकी मदर टंग कईयों की अलग अलग होगी, किसी की बंगाली होगी, किसी की गुजराती होगी, किसी की हिंदी होगी, किसी की सिंधी होगी। तो जो भी ऐसे में एक ही कविता या 10 कविताओं को 10 भाषाओं में कीजिए, देखिए कितना बढ़िया काम निकल करके आ सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें कोशिश कीजिए और मुझे लगता है कि इससे लोगों को भी रस मिलेगा, और जितना आप रस बनाएंगे उतना ही कहिए जगत में मीठा वो आएगा हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताऊं, सोनू जी से मैंने परसों ही बात की, और परसों बात इतनी कम समय में उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी के साथ इतना विचारों से वक्तव्य दिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम निश्चित तौर पर संवाद में रहेंगे, ट्रांसलेशन के लोग कम से कम जरूर संवाद में रहेंगे, हिंदी के लोग जरूर जुड़ना चाहेंगे, आपसे बहुत सीखने को मिलेगा, एक दूसरे से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल 2 बजे हम मिलेंगे।